नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं फतेहपाल नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज आपने यानी कल वाले क्लास के अंदर आपने ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा था, तो उसका कुछ जानकारी है जो कि आपकी अधूरी रह गई थी, क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा होने की वजह से क्लास को 2 पार्ट में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो रहा था, तो इसलिए ज़्यादा लंबा एक क्लास में करना थोड़ा संभव नहीं रहता, इसलिए इसको 2 भाग में काउंट किया गया है। तो इसमें कुछ पार्ट है जो कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, बाकी रही जानकारी को क्या करेंगे आप आज वाले सेशन में पढ़ेंगे। यानी आपने पढ़ा था ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ट्रांसफार्मर आपका चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किसको बदलता है, वोल्टेज और धारा को बदलता है। किसको नहीं बदलता है, तो ट्रांसफार्मर आपकी आवृत्ति को नहीं बदलता है। ट्रांसफार्मर की क्रोड किसकी बनी होती है, ट्रांसफार्मर का मेन टैंक किसका बना होता है, ट्रांसफार्मर का है जो उसमें वाइंडिंग है जो कितनी वाइंडिंग होती है, यानी इसको ठंडा करने के लिए क्या उपाय किया जाता है, उसको इसका गर्म हो जाता है ये पूरा, तो उसको सुरक्षा के लिए इसमें क्या लगाया जाता है, और इसका जो कि भंवर द्वारा हानि या फिर हिस्टैरिसीस लॉस वगैरह कम करने के लिए इसमें क्या किया जाता है। ये सब की सब जानकारी आपने पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ जानकारी है जो कि अधूरी रह गई थी, उसको आज हमें काउंट करेंगे। ठीक है, चले तो आज आप पढ़ेंगे मेन टैंक के बारे में। ठीक है, तो आज आप मेन टैंक से शुरू करेंगे, क्योंकि मेन टैंक से पीछे वाले पार्ट वगैरह है, ये आपके सिद्धांत वगैरह है, इसकी परिभाषा वगैरह इसमें आपने पिछले वाले क्लास के अंदर देख लिया था, लेकिन मेन टैंक के बारे में आप आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो हेडिंग लगाओ, मेन टैंक। ये चीज आपको देखने में कैसी लग रही होगी, ये आपको देखने में क्या लग रहा है, ये आपका मुख्य टैंक है। क्या है? मुख्य टैंक, यानी जो ट्रांसफार्मर का बड़ा जो कि आपका ऑयल से भरा गया टैंक है, उसको आप कहेंगे मुख्य टैंक। ठीक है, इसको आप कहेंगे मुख्य टैंक। ये एक लोहे की शीट का बनाया गया एक गोल चौकोर पार्ट है, इस ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक कहेंगे। इसके अंदर जो कि तेल भरा जाता है, और तेल भर के अंदर इसके अंदर वाइंडिंग करके क्रोड को पूरा डुबोया जाता है। क्या किया जाता है? पूरा इसके अंदर डुबोया जाता है। इसके अंदर देखो तेल भरा जाता है, कि कौन सा तेल भरा जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर, कौन सा तेल भरा जाता है? खनिज तेल या फिर सिंथेटिक ऑयल, यानी खनिज तेल या फिर सिंथेटिक ऑयल। यानी इसमें जब विशेष ग्रेड का कोई भी ट्रांसफार्मर होता हो, यानी विशेष ग्रेड का कोई भी ट्रांसफार्मर होता हो, तो इसमें कौन सा? खनिज तेल, ठीक है, मिनरल ऑयल आप यूज करते हो। लेकिन जब आपको पता है किसी भी अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर वगैरह के अंदर ऑयल डालना हो, तो उसमें आप सिंथेटिक ऑयल का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, ये हमेशा इस ऑयल की बात करें, ये ऑयल हमेशा क्या होता है? विद्युत का अचालक होता है। देखो, शीतलक भी होता है और कुचालक भी होता है, यानी अचालक होता है। ठीक है, और इसमें देखो इसका क्वथनांक है, इस ऑयल का क्वथनांक कितना होता है? समथिंग 530 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग, यानी आपने खनिज तेल का प्रयोग कहाँ पर करते हो? जब हाई करंट रेटिंग के अंदर आप कौन से तेल का यूज करते हैं? खनिज तेल का। और आप जो कि नॉर्मल आपका लो क्वालिटी है, उसके अंदर आप कौन से का करेंगे? हल्की क्वालिटी के अंदर आपका कौन सा? सिंथेटिक ऑयल का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसके अंदर भरा जाता है तेल, और ये आपकी मुख्य टैंक के बारे में बात की जाती है। अब इस तेल की विशेषता क्या है? ट्रांसफार्मर ऑयल क्यों भरा जाता है? इसकी कोई विशेषता है, तभी तो इसके अंदर ऑयल भरा जाता है, वरना तो ये क्या हो जाता है, उसको खाली भी तो रख सकता है, या फिर इसको इसमें खनिज तेल ही क्यों डालते, सिंथेटिक ऑयल ही क्यों डालते हैं? इसके अंदर आप चाहे तो आप सोयाबीन या फिर मूंगफली का या फिर रिफाइनरी वाला वो तेल डालो इसके अंदर। लेकिन इस तेल की विशेषता क्या है? ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ये ताप का क्या होता है? सुचालक होता है। ये क्या होता है? अज्वलनशील होता है। ठीक है, इसमें कूलिंग व इंसुलेशन दोनों प्रदान होती है, यानी ठंडक भी होती है, ये आवरण युक्त
सॉरी आपका आवरण युक्त नहीं, ये क्या होता है, इंसुलेशन भी होता है। ठीक है, इसमें वायु में रखे जाने पर के नमी सोखती है। ठीक है, इसकी विजिबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इसको लिखिए, आप समझने की कोशिश करें, इसके बाद में आगे चलेंगे अपन। अब आप पढ़ेंगे कंजर्वेटर के बारे में। ठीक है, कंजर्वेटर आप देखते पता चल जाएगा इसमें कंजर्वेटर कौन सा है। मैंने बताया था ऊपर जो आपके ड्रम की आकृति का दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है कि ड्रम की आकृति का एक जो कि आपको पार्ट दिख रहा है, उसको आप क्या बोलते हैं, कंजर्वेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंजर्वेटर। इसका दूसरे साइड से देखो तो यह आपका कंजर्वेटर है। ठीक है, और ये कंजर्वेटर है जो कि एक नली द्वारा मेन टैंक से जुड़ाया जाता है और दूसरी साइड से एक नली निकाली जाती है, इससे ये श्वास लेता है और इस श्वास नली के अंदर क्या लगाई जाती है, आपकी ब्रीदर लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, ब्रीदर लगाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए, आप हेडिंग लगाइए कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, तो लिखिए ये किसका बनाया जाता है, मृदु लोहे की चादर का बना एक छोटा बेलनाकार ऑयल टैंक होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिखिए ये मृदु लोहे का बनाया जाता है, यानी मृदु लोहे की चादर का बनाया जाता है, एक छोटा बेलनाकार ऑयल टैंक होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिए, लिख लिया ये एक मृदु लोहे का बनाया गया यानी छोटा बेलनाकार एक ऑयल टैंक होता है, लिख लिया। उसके बाद में सेकंड पॉइंट लिखो ये मुख्य टैंक के ऊपर लगाया जाता है, लिखो ये मुख्य टैंक के ऊपर लगाया जाता है। अगला पॉइंट लिखो ये पाइपलाइन द्वारा ऑयल टैंक तथा स्वेसल टैंक से जुड़ाया जाता है। ये पाइप द्वारा मुख्य टैंक से और दूसरी साइड श्वसन नलिका से जुड़ा जाता है। श्वसन नलिका किसको बोलते हो आप, ब्रीदर से। तो लिखो ये एक साइड तो मुख्य टैंक से जुड़ा जाता है, दूसरी साइड आपका श्वसन नलिका या फिर ब्रीदर से जुड़ा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसका उपयोग बड़े ट्रांसफार्मर में किया जाता है, क्योंकि ये देखो जहाँ पर जितने बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं इसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है, वरना छोटे ट्रांसफार्मर मैंने बताया था जो कि गांव के अंदर आपका 11 kV से 650 वोल्टेज वाला होता है, इसके अंदर शायद नहीं होता है, होता है तो भी छोटा होता होगा, इससे छोटे वाले में नहीं होता है। ठीक है, तो कंजर्वेटर बड़े ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य होता है तेल के स्तर को बनाए रखना। मुख्य कार्य क्या होता है, तेल के स्तर को बनाए रखना। कार्य क्या होता है, तेल के स्तर को बनाए रखना। ठीक है, इसमें तेल का तापमान बढ़ने पर इसके आयतन में होने वाले फैलाव को क्या देता है, स्थान। यानी जब इसका ऑयल गर्म होता है तो ऑयल गर्म होता है तो इसके आयतन में फर्क पड़ता है, और आयतन में जो फर्क पड़ता है तो इसको क्या करता है, ये ऊपर से पूरा नहीं भरा जाता है, कंजर्वेटर टैंक आधा भरा जाता है, तो इसके अंदर जो कि आयतन में परिवर्तन होता है इसको स्थान कौन देता है, कंजर्वेटर। ठीक है, आयतन में यानी आपने आयतन में घटाव बढ़ाव, यानी मान लीजिए ऊपर से आयतन की वजह से थोड़ा स्पेस हो गया तो स्पेस को ये जगह नहीं देता है, तो इसमें अंदर स्पेस होगा तो नुकसान होगा, तो इसलिए क्या हो उस स्थान को ये अपने आप लेकर यहाँ करे, कंजर्वेटर के अंदर इस स्थान को कवर कर लेता है, जबकि यहाँ पर परिपूर्ण इसको मेन टैंक को पूर्णतः भरा जाता है। ठीक है, तो लिखो ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक में टेम्परेचर द्वारा आयतन में हुआ परिवर्तन को स्पेस कौन देता है, कंजर्वेटर। ठीक है, और इसके अंदर एक ऑयल गेज भी लगाया जाता है, दिख रहा होगा आपको, यह आपका ऑयल गेज लगाया जाता है, इससे यह पता चल जाता है कि इसके अंदर ऑयल का स्तर क्या है। ठीक है, अभी यहां पर देखो, ये देखो सिलिका जेल आप ब्रीदर क्यों लगाया जाता है, ब्रीदर को बोलते हैं आप श्वासक बोले तो श्वसन नलिका। तो जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है या फिर कंजर्वेटर मुख्य टैंक को आपूर्ति कराता है, उस समय साथ में क्या चली जाती है, नमी चली जाती है। जब क्या होता है कि इसके अंदर देखो ट्रांसफार्मर का ऑयल है जो कि ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, उस समय कंजर्वेटर के द्वारा मुख्य टैंक में क्या चली जाती है, नमी चली जाती है।
ठीक है। तो श्वासक के द्वारा नमी चली जाती है, तो उस नमी को सोखने के लिए आपका देखो कल्चरवेटर के ऊपर क्या लगाया जाता है, एक ब्रीदर लगाया जाता है। ठीक है, ये क्या दिख रही है आपको, ब्रीदर। इसको ब्रीदर को क्या बोलते हैं आप पे, श्वासक। क्या बोलते हैं, श्वासक, यानी श्वसन नलिका। ठीक है, इसका उपयोग बड़े ट्रांसफार्मर किया जाता है। अब एक चीज याद रखिए कि ब्रीदर के अंदर क्या भरी जाती है, सिलिका जेल। ब्रीदर के अंदर क्या भरी जाती है, सिलिका जेल भरी जाती है। ठीक है, और इससे देखो इसके अंदर जो नमी वगैरह जाती है उसको सोखने के लिए क्या लगाया जाता है, ब्रीदर। ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल, और सिलिका जेल नमी को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, अवशोषित कर लेती है ताकि इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर नमी 1% नहीं जाने देती है, जिससे ट्रांसफार्मर आपका सुरक्षित रह सके। इसलिए इसके अंदर क्या लगाया जाता है, ब्रीदर लगाया जाता है। ठीक है, यहां पर यह हो जाता है आपका ब्रीदर से संबंधित, या आपका कंजर्वेटर से संबंधित है, जो कि जानकारी आपको मिल गई होगी। इसके बाद में पढ़ेंगे आप ब्रीदर के बारे में। ठीक है, यहां पर देखो ब्रीदर के बारे में आप, यह आपके ब्रीदर किससे जुड़ी है, सबसे पहले तो यहां से एक चीज नोट करें, ब्रीदर किससे जुड़ी होती है, हमेशा किससे, कंजर्वेटर टैंक से। ठीक है, ब्रीदर हमेशा किससे जुड़ी होती है, कंजर्वेटर टैंक से। अब इसको क्या कहेंगे, श्वासक यानी ब्रीदर कहेंगे। अब आपको देखो इसके अंदर क्या भरी जाती है, सिलिका जेल भरी जाती है। अब सिलिका जेल क्यों भरी जाती है, सबसे पहली बात तो ये समझे, ये ब्रीदर है जो कि कांच का, ये पारदर्शी कांच का एक बेलनाकार एक पात्र है। क्या है, बेलनाकार पात्र। किसका बना जाता है, कांच का, कांच का बेलनाकार, कांच का बेलनाकार पात्र है, जिसके आधार में वायुमंडल के आदान प्रदान से जो नमी चली जाती है उसको नमी को सोखने के लिए इसके अंदर सिलिका जेल भरी जाती है। ये जुड़ा किससे जाता है, कंजर्वेटर से। लेकिन ये किससे जुड़ा जाता है, कंजर्वेटर से। तो ब्रीदर में सिलिका जेल इसलिए भरा जाता है कि नमी को सोखने के लिए इसमें भरा जाता है सिलिका जेल। ठीक है, यानी इसमें देखो कंजर्वेटर टैंक द्वारा लेने पर श्वसन क्रिया के द्वारा नमी चली जाती है, उसको नमी को ये सोख लेता है। अब आप चीज देखें, शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग कैसा हो, ये आपका क्वेश्चन आया गया है। जब ये सिलिका जेल अपने डाली जाती है, जब न्यू फ्रेश डाली जाती है, तो नया सिलिका जेल, सिलिका जेल का कलर, नया सिलिका जेल का कलर कौन सा होता है, तो नया सिलिका जेल का कलर हमेशा क्या होता है, ब्लू होता है, नीला होता है। क्या होता है, नीला होता है। और आपको कैसे पता चल जाता है कि इसने नमी सोखी या फिर नहीं सोखी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, नमी सोखने के बाद में ये बैंगनी कलर का हो जाता है, बैंगनी कलर का या फिर गुलाबी कलर का। तो नमी सोखने के बाद में, नमी सोखने के बाद ये बैंगनी कलर का, बैंगनी या फिर गुलाबी, बैंगनी या फिर गुलाबी कलर का हो जाता है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि आपका ट्रांस जो कि सिलिका जेल है इसके अंदर नमी पूर्णतः भरी गई है। अब इसको क्या करेंगे, जब ये नमी सोख लेता है तो नमी सोखने के बाद में इसका क्या किया जाता है, तो या तो अगर आपकी कैपेसिटी है तो इसके अंदर नया लाकर डाल दीजिए, और नया लाने की अगर क्षमता नहीं है तो आप क्या करिएगा, इसको क्या करेंगे 150 से 200 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर इसको सुखाएंगे। सुखाने के बाद में वापस इसका कलर कौन सा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, और नीला हो जाने के बाद में वापस इसी को डाल दो। ठीक है, इसी के अंदर डाल दो, जिससे कि आपकी वापस से कंडीशन है जो कि अच्छी तरीके से सही हो जाएगी। अब एक चीज और है, इसके अंदर नीचे एक छोटा सा ग्लास नुमा आकृति का एक छोटा पात्र दिख रहा है। इसके अंदर क्या भरा जाता है, ऑयल भरा जाता है। और ये ऑयल क्यों भरा जाता है,
जब आपको पता है यह अपने तेल की आकृति को आदान प्रदान करता है, उस समय इसके अंदर नमी चली जाती है। तो मान लीजिए नमी के साथ साथ इसके अंदर धूल के कण भी जाते होंगे, नमी के साथ साथ धूल के कण भी इसके अंदर जाते हैं, किसके अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर। तो ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर जो कि सिलिका जेल नमी को सोखती है, इसी प्रकार इसमें नीचे की तरफ ऑयल का एक फिल्टर लगाया जाता है, वह क्या करता है, इसके अंदर जो धूल के कण होते हैं उसको सोख लेता है। ये ऑयल है जो धूल के कणों को सोखता है, धूल के कणों को सोखता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सिलिका जेल और आपके छोटे जो कि ऑयल के पात्र का हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ ले, ज्यादातर इसी प्रकार बनता है कि इसका क्यों लगाया जाता है। तो शोषण प्रक्रिया के द्वारा इसके अंदर है ना नमी चली जाती है, तो नमी को सोखने के लिए ब्रीदर में क्या भरा जाता है, सिलिका जेल भरा जाता है। ठीक है, और सिलिका जेल का क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, सिलिका जेल का, फ्रेश सिलिका जेल यानी नया सिलिका जेल का, और जब डालते हो उस समय सिलिका जेल का कलर आपका ब्लू होगा और नमी सोखने के बाद बैंगनी या फिर गुलाबी हो जाएगा। और उसको दोबारा पूर्णतः काम में लेने के लिए उसको लगभग 150 डिग्री से 250 डिग्री के बीच में उसको सुखाकर वापस इसको काम में ले सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद में आप पढ़ेंगे बुकोज रिले के बारे में। ठीक है, तो बुकोज रिले सबसे पहली बात तो ये होती है कि बुकोज रिले लगती कहां पर है। तो बुकोज रिले आपकी कंजर्वेटर टैंक और मुख्य टैंक के बीच में पाइप द्वारा जो कनेक्टेड होता है उसके अंदर बीच में लगी जाती है। और इसकी आकृति देखने में आपको दिख रही होगी, ये है आपके बुकोज रिले। ठीक है, ये आपको देख रहे हो, इस साइड पाइप दिख रहा है, ये मुख्य टैंक में जाता है, और ये आपको दिख रहा है, ये किस में जाता है, कंजर्वेटर टैंक में जाता है। ठीक है, इसके अंदर से क्या होता है, बुकोज रिले के द्वारा आपका कंजर्वेटर टैंक से ऑयल है जो कि मुख्य टैंक में जाता है, और जब मुख्य टैंक से गर्म ऑयल है या फिर तेल का जो स्तर वगैरह है, ये कहां से इसके होता हुआ कंजर्वेटर टैंक में जाता है। ठीक है, तो कभी भी ट्रांसफार्मर के अंदर विस्फोटक की स्थिति आ जाती है, यानी इतना ज्यादा हीट हो जाता है, तो हीट हो जाता है उस समय ये कूलिंग से काम नहीं चलता है, तो कूलिंग क्या कर देता है, उत्तर दे देता है हमसे अब ये काम नहीं होगा। उस समय क्या होता है, ये जो गर्म ऑयल होता है ये फॉल्ट की कंडीशन में होता है, उस समय ये कहां पर जाता है, मैंने बताया था, ऑयल का स्तर जब क्या होता है अपना स्थान परिवर्तन करता है, उस समय कहां पर जाता है, कंजर्वेटर टैंक पे। तो ये कह देता है कि ऑयल का स्तर चेक कर लेता है, अगर ऑयल ज्यादा गर्म है, ठीक है भाई, नॉर्मल अगर ठंडा वगैरह है तो यहाँ से जाने देगा कंजर्वेटर में और वहां से स्तर को कवर कर लेगा। अगर भाई कोई स्पेस वगैरह है ना, नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह, तो उसको कवर कर लेगा, वापस उसमें आने देगा। लेकिन ये देख लेगा जब टेम्परेचर अगर फॉल्ट के कंडीशन में है तो ये अपने आप क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, अपने आप ही ट्रिप हो जाएगी। तो इसको बुकोज रिले को आप कहेंगे ट्रांसफार्मर की एक सुरक्षा युक्ति के रूप में, किसको मानेंगे, बुकोज रिले को। ठीक है, तो इसका दो उपनाम भी है, प्री फॉल्ट रिले या फिर गैस रिले भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, प्री फॉल्ट रिले या फिर गैस रिले, यानी ट्रांसफार्मर में अगर स्पेस के द्वारा किसी कारणवश स्पेस हो जाता है या फिर हवा चली जाती है या फिर गैस चला जाता है, तो इस गैस के कारण जो कि ब्लास्ट होने की कंडीशन में ये रिले अपने आप पे ट्रिप हो जाएगी, सप्लाई को तोड़ देगी तो हमारा ट्रांसफार्मर है जो कि सुरक्षा हो जाएगी। क्योंकि इतना बड़ा ट्रांसफार्मर के अंदर देखो सुरक्षा युक्ति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कारण ये है कि ये इतना बड़ा ट्रांसफार्मर है, हमें रोज रोज लाना आपके लिए संभव नहीं है, इसलिए इसकी सुरक्षा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इसके ऊपर आदमी रखा जाता है, यानी आपने ग्रिड स्टेशन पे जाओ, आप 400 kV या फिर 132 kV जीएसएस में जाओ, इसके अंदर कितने कर्मचारी लगे होंगे, इसको ठंडा करने के लिए कितनी स्कीमें आपके द्वारा लगाई जाती है। इसको देखो इस प्रकार ठंडा किया जाए, जैसे अगर इतना ही ज़्यादा गर्म होता है और इसके अंदर जो ठंडे करने की क्षमता कम होती है, इसको बंद कर करके चलाया जाता है, यानी सप्लाई को काट करके, यानी ये ज़्यादा गर्म होता है। क्योंकि ऐसा कब होता है, जब हमारे पास क्या होता है, अब बहुत सारों पे ट्रांसफार्मर की कमी है, ठीक है, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर आपके कर्मचारियों की कमी है, उसी प्रकार आप मानते होंगे हर जगह
किसी की पूर्ति नहीं होती है। बहुत सारे स्टेशनों पर क्या होता है, 3-3, 4-4 ट्रांसफार्मर की जब आवश्यकता होती है, जब 4 ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, वहां पर 3 ट्रांसफार्मर से काम चलाए जाते हैं। तो क्या है, 4 ट्रांसफार्मर का काम 3 ट्रांसफार्मर करेगा, तो आपको पता है गर्म तो कन्फर्म होना है। क्योंकि जब आपको पता है 5 आदमियों का काम कोई एक व्यक्ति संभालता है, तो वह गर्म कितनी देर नहीं होगा, अंत में जाकर तो गर्म होना पड़ेगा उसको। इसीलिए जब आपको ट्रांसफार्मर की 3 की आवश्यकता है, जब आपके 132 केवी जीएसएस के अंदर आपको 3 की आवश्यकता है, वहां पर मान लो किसी कारणवश आपके अवेलेबल 2 हो रहे हैं और आपने एप्लीकेशन वगैरह बहुत बार दे दी, फिर भी आपका ऐसा बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाए, फिर भी नहीं आ रहा है, तब आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, 2 ट्रांसफार्मर से काम चलाएंगे। और जब 2 ट्रांसफार्मर से आप काम चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे, इस कूलिंग पाइप के ऊपर क्या लगाएंगे, फैन लगा कर आप काम चलाएंगे। जितना गर्म होगा तो क्या करेंगे, सप्लाई कटिंग करेंगे। सप्लाई को जब कट करोगे तो शटडाउन वगैरह देंगे, तो जिसमें मान लीजिए आपके पास 10 फीडर है, 10 फीडर है, तो आप इसको क्या करेंगे, एक साथ 8 चलाओगे तो 2 को कट करोगे, फिर इस साइड वाले 8 को चलाकर इस साइड वाले 2 को कट करोगे। ऐसे कर करके ये होता है आपका काम चलाना। काम चलाना किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। जब 3 का काम 2 चलाता है तो आपको काम चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने 10 फीडर है, आपके पास 10 फीडर है जो कि सभी के सभी ऑन कर दो, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये आपको पहले जरूरत कितने की थी, 3 की जरूरत थी, हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 2 है। लेकिन आप अगर इसको अनदेखी कर दोगे, इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो आपको कितने की जरूरत और रहेगी, 2 की, क्योंकि इसमें से एक जरूर ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों होगा, हालांकि ब्लास्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक सुरक्षा युक्ति है। क्या है, सुरक्षा युक्ति है, ठीक है, हमारे पास क्या है, सुरक्षा युक्ति है, तो ब्लास्ट नहीं होगा। लेकिन बहुत ज्यादा होगा तो इसको भी बेचारे को क्या, इसको क्या दोष है, ऐसी कोई चीज है जो कि लास्ट में अपने ऊपर से नहीं जाने देगी, बिल्कुल जाने देती है, लेकिन जितनी इसकी क्षमता है वहां तक ये काम करेगी, ठीक है। अब एक चीज नोट करो कि ये बुकोल्ज रिले कितने केवीए ट्रांसफार्मर तक लगाई जाती है। ट्रांसफार्मर की क्षमता किस में नोट की जाती है, केवीए में। ट्रांसफार्मर की रेटिंग, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर में नोट की जाती है, ठीक है। तो लिखो ये बुकोल्ज रिले 500 केवीए से अधिक रेटिंग वाली, केवीए से अधिक रेटिंग वाले ट्रांसफार्मरों पर लगाया जाता है। छोटे ट्रांसफार्मरों पर ये रिले नहीं लगाया जाता। और यह क्यों लगाया जाता है, अब लिखो, आंतरिक दोष के, ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष की स्थिति में कार्य करता है। कब करता है, मान लीजिए आप तो इसे कहेंगे कि इसके ऊपर बाहर किसी ने पत्थर मार दिया, ठीक है, ट्रांसफार्मर के बाहर किसी ने पत्थर मार दिया, और आप कहोगे बुकोल्ज रिले ट्रिप ही नहीं हुई, तो इसका कार्य होता है आंतरिक दोष को, आंतरिक दोष पर कार्य करती है। तो बुकोल्ज रिले किस दोष पर कार्य करती है, आंतरिक दोष पर, आंतरिक दोष पर कार्य करती है। ये लगी कहां पर है, ऑयल टैंक व कंजर्वेटर टैंक के बीच पाइप में लगाई जाती है, ठीक है। आप कहेंगे कंजर्वेटर टैंक या फिर मुख्य टैंक के बीच में पाइप में संयोजित की जाती है। लिख रहे हैं आप लोग, देखो ध्यान दो आराम से, ये पाइप कहां से गई है, यहां से आकर ये मुख्य टैंक में गई है, और ये बीच में आपको क्या दिख रही है, बुकोल्ज रिले, ठीक है। तो लिखो इसको, मुख्य टैंक व कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगाया जाता है। ये ट्रांसफार्मर में उत्पन्न गैस के दाब पर कार्य करते हैं। इसके अंदर दाब क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर गैस का दाब क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। उस समय गैस है जो कि ब्लास्ट होने की कंडीशन में होता है, उस समय ये बुकोल्ज रिले ट्रिप हो जाती है। इस गैस के दबाव की वजह से ट्रिप हो जाती है, तो इसको क्या कहेंगे, हमें गैस रिले इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें उत्पन्न गैस उत्पन्न हुई, ठीक है। क्यों, गर्म के कारण क्या होता है, भाप के बुलबुले उत्पन्न होते हैं, और जब इसमें गैस उत्पन्न होती है तो गैस के कारण ये ट्रिप होती है,
और ट्रिप जब गैस के कारण ट्रिप होती है तो ये गैस रिले भी तो माना जाता है, इसलिए इसका उपनाम गैस रिले भी कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी अगर ऑयल सर्किट वगैरह है तो ऐसी कंडीशन में स्विच अपने आप ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सब आंतरिक दोष के कारण आपके देखो ऑयल सर्किट वगैरह है या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने के ऊपर ये सर्किट ब्रेकर अपने आप कट ऑफ कर देता है, और कट ऑफ करके ट्रांसफार्मर को क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान कर देता है। ठीक है, तो चलिए ये आपकी एक तरह से सुरक्षा प्रणाली माना जाता है। ठीक है, इसका सुरक्षा युक्ति है। इसके लाभ कितने हैं भाई? इसका लाभ ये है, ये परिणाम जो कि आपके ट्रांसफार्मर को सुरक्षित रखने में सबसे सरल माध्यम है ये। इसमें देखो, इसमें कोई भी फॉल्ट वगैरह है जो कि आसानी से पता चल जाता है, ये इसके लाभ। लेकिन हानियां क्या है? इसकी हानियां ये रिले केवल तेल में डूबे परिणाम में संग्रह कार्य करती है। ठीक है, और ये कहता है कि ये छोटे ट्रांसफार्मर में नहीं लगाया जाता है, ये ओनली 500 kVA से अधिक रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। हमारे पास जो छोटे ट्रांसफार्मर 11,000 वोल्ट वाले, इसमें तो ये रिले काम लगी नहीं जाती है, तो हमारे क्या काम की? इसलिए ये इसकी हानियां में काउंट करो तो ये कहता है कि ये छोटे ट्रांसफार्मर में कार्य नहीं करती है, नहीं लगाया जाता, इसलिए ये हानियों के अंदर जोड़ा जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मान लीजिए कभी कभार ऐसी कंडीशन आती है कि जब इतना ज़्यादा गैस का दाब हो जाता है जिसकी वजह से आपका बुकोज रिले कार्य करना सख्त मना कर देता है। क्या कर देता है? बुकोज रिले कार्य करना सख्त मना कर देता है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या होता है? ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होगा? नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट नहीं होगा जब आपका कूलिंग पाइप जब ठंडा करना बंद कर देगा। भाई ठंडा करेगा कितना करेगा? भाई कूलिंग के द्वारा कितना ठंडा हो सकता है? ठीक है, लेकिन लास्ट में ये उत्तर दे देगा भाई हमसे ये ठंडा नहीं होगा। ये जब उत्तर दे देगा तो इसके अंदर जो भी गर्म की वजह से गैस का दाब है ये ऊपर उठेगा तो इस बुकोज रिले को पता चल जाएगा कि ये अब ये कंडीशन खराब हो गई, उस समय ये ट्रिप हो जाएगी। लेकिन मान लो ये दोनों उत्तर दे देंगे तो क्या ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होगा? नहीं होगा। उस समय ट्रांसफार्मर ब्लास्ट नहीं होगा क्योंकि आपको देखो एक यहां पर एक्सप्लोजन वेंट दिख रहा है ना, एक्सप्लोजन वेंट। चलो बुकोज रिले के बारे में आपने समझ लिया होगा, तो यहां से देखो बुकोज रिले के बारे में। ठीक है, बुकोज रिले के बारे में देख लिया। अब इसके बाद में आप पढ़ो। ठीक है, यहां से एक छोटा उल्टे जे के आकार का एक पाइप दिख रहा है। ठीक है, एक इस आकार का आपको पाइप दिख रहा है। ये किससे जुड़ा गया है? मेन टैंक से। मेन टैंक से जुड़ा होता है। इससे क्या कहेंगे? एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट। अब एक्सप्लोजन वेंट कब कार्य करती है? यह कंजर्वेटर टैंक के ऊपरी हिस्से पर लगाया जाता है। अब आप कहेंगे कि इसको कहां पर संयोजित किया जाता है और क्यों किया जाता है? यह प्रेशर रिलीज वाल्व है। प्रेशर रिलीज वाल्व कहते हैं। प्रेशर रिलीज वाल्व क्यों कहते हैं? इसके अंदर मान लो किसी कारणवश गैस का दबाव अधिक हो गया और उस समय आपकी जो बुकोज रिले कार्य करना बंद कर देती है, उस समय इसका गैस का दाब यहां से निकलेगा और इस यहां पर देखो एक छोटी लोहे की परत लगाई जाती है, तो इस गैस के दबाव की वजह से ये टूट जाती है। ये टूट जाने से गैस का जो कि जितना आपके गैस की दाब बना वो निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाने से आपके ट्रांसफार्मर की गैस कम हो जाएगी तो ये आपकी सुरक्षा हो जाएगी। तो आपने देखे होंगे कभी गाँव के अंदर छोटे 11 kV के जो कि आपके छोटे ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, उसके अंदर नॉर्मल नीचे आपका तेल गिरा हुआ मिलेगा। तो आप कहेंगे कि कहीं से आपका ट्रांसफार्मर लीक है? नहीं, लीक नहीं है, क्योंकि कई बार गर्म होने की कंडीशन में आपका एक्सप्लोजन वेंट आपके द्वारा ट्रांसफार्मर के दबाव को क्या कर देता है? कम कर देता है, यानी अपने द्वारा रिलीज कर देता है, जो इसको प्रेशर वाल्व रिलीज भी बोलते हैं।
प्रेशर रिलीज वाल्व भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये अपने द्वारा गैस के दाब को क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी अपने जो एक्स्ट्रा आपको ऑयल दिख रहा है, ऑयल के अंदर आपका एयर होता है ना कभी कभार, यानी आपने जो पानी वाली टंकी के ऊपर आपने एक एयर के लिए पाइप निकालते हो, और जब भी आपके पाइपों के अंदर एयर भरा जाता है, उसके अंदर एक बार स्पीड से पानी फेंकता है, ठीक है, और जब भी ये वह पाइपें सभी के सभी पानी से भर जाती है, उस समय इसके अंदर पानी नहीं आता है। तो एयर को कवर करने के लिए ऊपर वाली, वह चाहे टंकी से कितनी ऊपर निकाल दो, वहां पर देखो पानी का स्तर नहीं जाता, लेकिन एयर की वजह से वहां पर एक बार गैस की वजह से वहां पर पानी निकलेगा, और पानी निकल कर एयर को कवर करने के लिए फिर आपको स्थान की जगह हो जाएगी। इसलिए एक बार आपको तेल को बाहर फेंकना जरूरी है। यह कब काम करता है, जब एक जो कि आपके बोकोज रिले कार्य करना बंद कर देती है, इसके बाद में इसका नंबर आता है। इसका कार्य होता है लास्ट में चला जाकर, लास्ट में जाकर किसका कार्य होता है, आपका एक्सप्लोजन वेंट का, ठीक है। यानी ये तेल का दबाव निर्धारित मान से अधिक हो जाने के बाद में इसका जो यहाँ पर डायफ्राम लगाया जाता है, ये डायफ्राम अपने आप टूट कर तेल के दबाव को बाहर कर दे। अतिरिक्त तेल, यानी मान लीजिए इसके अंदर तेल का दबाव ज्यादा हो जाता है, कभी कभार गैस की वजह से तेल एक्स्ट्रा हो जाता है, वह एक्स्ट्रा तेल क्या करते हैं, जब गर्म होकर ट्रांसफार्मर को तोड़ने की कंडीशन में होता है, उस समय यह डायफ्राम टूटकर एक्स्ट्रा तेल को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, जिससे यह ट्रांसफार्मर आपका एकदम से सुरक्षित रह जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद में यह हो जाएगा आपका एक्सप्लोजन वेंट। एक चीज आपके पास और रह गई, अब आप पढ़ेंगे शीतलक के बारे में, ठीक है। अब शीतलक, यहां पर आपको रेडिएटर दिख रहा होगा, क्या रेडिएटर, या तो रेडिएटर कह दो या फिर कूलिंग पाइप, कूलिंग पाइप या फिर ट्यूब। इसको आप ये देखो, जो आपको बाहर की साइड जालीनुमा आकृति का कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर तो देखो इतना है, ये तो ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक है, लेकिन ये जो बाहर आपको जालीनुमा आकृति का कुछ दिख रहा है, ये आपका है रेडिएटर। क्या है, रेडिएटर। तो रेडिएटर का कार्य क्या होता है, जैसे गाड़ियों में लगाया जाता है तो इंजन को ठंडा करना, यानी आपने हवा को क्या किया, कैच किया, और कैच करके इंजन की तरफ ठंडे हवा को ले जाना। इसलिए देखो रेडिएटर का कार्य होता है ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा करना। यहाँ पर देखो एक पाइप दिख रही है, एक पाइप यहाँ पर दिख रही है। तो ट्रांसफार्मर में जब, एक चीज हमेशा बताओ, गर्म गैसें हल्की होती है या फिर भारी होती है? गर्म गैसें हल्की होती है, गर्म गैसें क्या होती है, हल्की। और जब हल्की होती है तो नीचे रहती है या फिर ऊपर जाती है? भाई गर्म गैस है तो ऊपर जाएगी। तो जब इसका ऑयल गर्म हो जाएगा तो गर्म ऑयल कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर। गर्म ऑयल यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, तो गर्म ऑयल इस पाइप के द्वारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा तो फिर क्या करेगा, एक बूंद के रूप में इस रेडिएटर के द्वारा बूंदों के रूप में ऑयल कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। और बूंदों के रूप में जाएगा, और साथ में इस साइड में इस रेडिएटर के बीच से हवा ट्रांसफर होगी, हवा ट्रांसफर होगी तो ये ऑयल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होकर इस पाइप के द्वारा अंदर चला जाएगा, ठीक है, अंदर चला जाएगा। फिर यहाँ पर देखो ठंडा ऑयल नीचे वापस चला जाएगा, फिर यहाँ गर्म ऑयल वापस। ऐसे करते करते ये प्रोसेस आपको ट्रांसफार्मर को गर्म नहीं होने देती है, ठीक है। जब बड़े ट्रांसफार्मर में यहाँ पर पंखे लगाए जाते हैं, कितने, जिसने आप देखो ये रेडिएटर में 3 इस साइड में, 3 इस साइड में, 3, यानी रेडिएटर दोनों साइड समान होते, तो आपके 6 इस साइड में, 6 उस साइड में। आपकी जितनी आवश्यकता अनुसार आपने, अगर 12 पंखे की आवश्यकता हो तो 12 लगाओ, आप चाहो तो 4 4 8 भी लगा सकते हो, या फिर यहाँ पर 2 या फिर 2 4 भी लगा सकते हो, जितनी आवश्यकता अनुसार आपने। क्योंकि बड़े ट्रांसफार्मर 400 केवी GSS के अंदर आप देखो तो वहां पर आपको समथिंग 12 के समथिंग फैन आपको लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ इस साइड में भी लगे होंगे, इस साइड में, ठीक है। इस साइड में इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इस साइड से फैन क्या है, हवा को इधर से डालेंगे और यहाँ बूंदों के रूप में ऑयल निकलता रहेगा, और ऑयल है जो कि ठंडा होकर इसके अंदर चला जाएगा। तो ये रेडिएटर का कार्य होता है हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करना। तो ये होता है, इसको रेडिएटर बोलते हैं या फिर कूलिंग पाइप भी बोलते हैं, यहाँ पर कूलिंग ट्यूब भी बोलते हो। तो इसका कार्य होता है रेडिएटर के द्वारा ट्रांसफार्मर के ऑयल को क्या करना, ठंडा करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसफार्मर का
आज का चैप्टर आपके लिए क्लियर हो जाएगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने किसी भी प्रकार की ट्रांसफार्मर से संबंधित अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और आपको अगर चैप्टर कैसा लगा, यानी आपको समझने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको अच्छा लगा या फिर किसी प्रकार की कोई कमी रही हो, तो उसको आगे वाले में क्लास में हमें समाधान कर लेंगे। बाकी हम आगे क्लास में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।